प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज पुनः बिहार के जो चुनाव है उसके सिलसिले में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा ही मेरा काम है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि अपने जो मुख्य तौर पर जो मेरे विचार है वो साझा करूँ, क्योंकि ये अवश्य है कि कई लोग मेरे विचारों से सहमत है, कई नहीं होते। इसका मुझे कोई दुख नहीं है। कोशिश ये होती है किसी की भावना को हर्ट ना करूं, लेकिन कई बार हो जाती है, क्योंकि ये सामयिक स्थितियाँ ऐसी है जिसमें कि ये चीज़ें घट जाती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक कोशिश की थी कि पूरे देश में एक लोकसभा और विधानसभा के लिए एक बारी चुनाव हो, जो कि उचित भी जान पड़ता है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव इतना निम्न स्तर पर आ गया है कि इसमें क्या कहना। सभी लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। ये बहुत बुरी बात है, मेरा ये मानना है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम, इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं अपने जो देशवासी है उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक देश एक चुनाव होना बहुत आवश्यक है, ताकि एक ही बार में सभी तय हो जाए और सभी विधानसभा के लिए एक बार चुनाव हो जाए, ताकि ये गाली गलौज का वातावरण उसी समय सीमित हो जाए और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। और जो नहीं चाहते चुनाव, मेरा तो ये मानना है कि वो देश का विकास नहीं चाहते। जो देश का विकास नहीं चाहते वही ये जो है इस चुनाव के समर्थक नहीं है। आइए अब हम बिहार के बारे में चलते हैं। आपने देखा होगा बिहार में गाली गलौज का सिलसिला जारी है। किस किस तरह की बातें होती है। प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचती है, जो कि हमारा सबसे बड़ा पद है। भले ही हमारे संसदीय कार्य प्रणाली है और भले ही गणतंत्र है, राष्ट्रपति प्रमुख है और प्रथम नागरिक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो संसदीय कार्य पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम में मुख्य जो है प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि वो सरकार का मुखिया होता है। इसलिए सरकार का मुखिया ही असल तौर पर जो है प्रमुख माना जाता है। तो ऐसे में मोदी प्रमुख है। मोदी को जब एक बार बन गए हैं, देश के किसी व्यक्ति को इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बड़ी निम्न गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर गाली गलौज आपने विरोध करना है तो विरोध की जगह है, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। माँ तक पहुँचना या कुछ ये चीज़ें गलत है, या किसी दूसरे दलों को गाली देना ये अच्छी बात नहीं है। अभी मैंने देखा तेजस्वी की रैली में मोदी जी को गाली दी गई, फिर योगी आदित्यनाथ के उनने जो है पप्पू अप्पू टप्पू की बात की। इसके अलावा अखिलेश यादव कहते हैं कि बंदर से तुलना कर दी उन्होंने योगी आदित्यनाथ की। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बाकी छोटे मोटे नेता के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, वो पता नहीं क्या क्या नहीं कहते इस देश में। आपस में विरोध की बात करते हैं, बुराई की बात करते हैं। किस तरह का काम है कि चुनाव जीतना। अब बिहार की जो राजनीति है, बिहार एक ऐसा हमारा प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है। और बिहार मगध जो था, जो हमारे महाजनपद पे सबसे बड़ा महाजनपद मगध एक प्रकार से वृहत भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी मगध से किया था। चाणक्य जैसे महान व्यक्ति, कालिदास जैसे महान व्यक्ति, समुद्रगुप्त जैसे महान व्यक्ति, बड़े बड़े राजा महाराजा, अशोक जैसे महान व्यक्ति, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध जैसे महात्माओं की ये कर्म भूमि रही है। इस कर्म भूमि में बड़े बड़े शिक्षा संस्थान, मैंने पहले वीडियो में कहा था, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत बड़ा केंद्र था। पाटलिपुत्र बहुत बड़ा केंद्र था उस वक्त, व्यापार का, और सभी राजनीतिक संबंध वहीं से चलते थे। तो आज बिहार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। इसका मैंने एक अंदाज़ा लगाया, मैंने एक आकलन किया, सभी एक आकलन करते हैं। लूट घसूट जो बिहार की चली आम जनता की, तो उस वक्त तो झारखंड भी इकट्ठा था। झारखंड में हमारे कोयले और लोहे के बड़े वो स्रोत है, और ऐसी भूमि जो है बहुत अमीर होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार सब सिख स्टेट के रूप में सामने आया। इसके कारण हमारी राजनीतिक व्यवस्था रही। राजनीतिक लोगों को जात पात में
जो है धर्म के नाम पर और जात पात के नाम पर बांटते रहे और अपना उल्लू सीधा करते रहे। भ्रष्टाचार का बड़ा भारी खेल यहाँ पर खेला गया और सभी लोग ने लूटने का काम बिहार के लिए किया और भाई भतीजावाद तो था ही था। ये जो जात पात है ये भारत में एक ऐसा एक प्रकार से हथकंडा बन गया है जिसके बल पर जो है वो चुनाव जीते और हारे जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश बिहार तो है ही है, अन्य राज्यों में भी जाति फैक्टर बड़ा काउंट करता है। हमारे मीडिया जो है जाति पाति को अलग करके देखती है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि बिहार तो क्या पूरे देश में एक ही हवा चली हुई थी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब हिंदू मुस्लिम मोदी जी के मुंह से तो हमने कभी मुस्लिम मुस्लिम सुना नहीं। हाँ, समुदाय विशेष की कभी बात कर लेते हैं, वो इसलिए कि भाई विपक्षी दल की बातों का जवाब देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग मुसलमानों खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। तो मेरा ये मानना है मित्रों, भारत में जितना सुरक्षित मुसलमान है उतना सुरक्षित विश्व के किसी कोने में नहीं है। आप देखिए ईरान में, देखिए आप इराक़ में, देखिए पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में आप देखिए बलूचिस्तान का क्षेत्र है। पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के विरुद्ध लड़ रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबानों ने और दूसरे लोगों के बीच, मुस्लिम तबकों के बीच कितनी लड़ाइयाँ रही है। ईरान में रही है, लीबिया में रही है, लेबनान में रही है। आप जो है अब सूडान है, कतर है, जहाँ भी आपके मुस्लिम ज़्यादा रह रहे हैं, आपस में ही बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चलती रहती है। कुछ एक्सेप्शन हम छोड़ देते हैं, अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं वहाँ कम है क्योंकि लोग थोड़े सभ्य लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान सभ्य है सारे, लेकिन आपस में लड़ाइयाँ रहती है और बहुत असुरक्षा का वातावरण इन देशों में बना रहता है। भारत में जितने मुसलमान सुरक्षित है वो विश्व के कोने में कहीं भी नहीं है। पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, सबकी स्वतंत्रता है, लेकिन ये एक निश्चित तौर पर एक यथार्थ है कि इस्लाम एक प्रचारक धर्म है, क्योंकि शून्य से शुरू होकर आज इतना बड़े पैमाने पर पहुंचा है। तो प्रचारक धर्म है, इनका काम प्रचार करना है। और गरीब मुसलमान जो है उनकी जनसंख्या बढ़ती जितनी जाएगी उतनी ज़्यादा जो है संख्या उनकी बढ़ती जाएगी और संख्या के बल पर वो अतिक्रमण करते हैं, इनके पीछे फोर्सेस काम करती है, ये ऐसा है। तो पहले मुस्लिमों के वोट बैंक पर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में दंगे हुए, हिंदू और मुसलमान दंगे हुए, खून बहा गया। महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं ने और अन्य जो सरदार पटेल जैसे नेताओं ने, इसमें नेहरू की भूमिका तो उतनी नहीं मानी जाती जितनी सरदार पटेल की भूमिका है, महात्मा गांधी की भूमिका है या अन्य की भूमिका है, वो बड़ी अग्रणीय भूमिका रही। उन्हें देश को एकजुट करने की हमारे साधु संतों ने काम किया। मुसलमानों के इस्लाम के नाम पर एक राज्य बन गया जिसमें कि पूर्वी पाकिस्तान बना, जिसमें बांग्लादेश जो आज का है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है जिसमें लाहौर कराची का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका और सिंध का इलाका शामिल है, वो एक अलग राष्ट्र बना। तो हिंदू मुसलमान जो है करके ये देश बन गए, लेकिन बाद में खून खराबा रुक गया और बंटवारा हो गया। उसके बाद संविधान बना। संविधान बनने के बाद संविधान विशेषज्ञों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्हें संविधान बहुत बखूबी लिखा। वो जानते थे कि भारत में अस्पृश्यता का माहौल है और बहुत पिछड़ापन है और जात पात की खाई बड़ी गहरी है, ये जानते थे। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए थी कि ये संवैधानिक रूप से कानून बनता, सभी दल एक कानून बनाते और उनको जो है क्या कहते जात पात सदा के लिए हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद धर्म के नाम पर और जाति पाति के नाम पर तुष्टीकरण बढ़ने लगा। कोई भी व्यक्ति इस पर हाथ लगाने से डरने लगा। जो अमीर लोग थे किसी भी जाति को अमीर होते चले गए, जो गरीब है वो गरीब और पिछड़े रहते चले गए। आज हम बात करते हैं, आज कल राहुल गांधी ने राहुल गांधी जब के बारे में मैं यही कहूँगा, राहुल गांधी को अगर देश के
बड़े नेता के रूप में सामने आना है तो ये छोटी मोटी बातें, जात पात ऊंच नीच की बातें समाप्त करनी होगी। उनने कहा कि 10% ही ऐसे वो है, 10% भी नहीं है जो ऊंचे पद पर, 10% जो ऊंचा तबका है उसने ही जुडिशरी पर, सेनाओं पर, अन्य वक्त पर। ये एक बहुत ही छोटी और चीप स्टेटमेंट है। ये बैकफायर करेगी बिहार के इलेक्शन में, ये ऐसा मेरा मानना है। कुछ एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, मोदी जी को गाड़ी देने की बात की है, या ये जो 10% करेक्शन है सेनाओं में और दूसरी जगह, ये अवश्य ही बैकफायर करेगी। और ये इतनी छोटी स्टेटमेंट है, इसका कोई समाधान नहीं। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले, वो चाहे हाइड्रोजन पड़े, न्यूट्रॉन फड़े, जो भी फड़े, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो समय समय पर जो है बहुत हल्की स्टेटमेंट देते हैं। और जो उनके जो कांग्रेस के जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करने का काम जिसका है, नेहरू गांधी फैमिली परिवार के पीछे जो लोग चल रहे हैं, जो कि सिर्फ परिवार को ही एक मानते हैं, और परिवार मानना भी पड़ेगा। कारण ये है कि इतने बड़े बड़े नेता इस पार्टी में थे, अभी भी है, जो अगर एक जो उनकी ऊपर का जो छत्र है वो टूट जाता है तो इतने सारे नेता जो है एकजुट नहीं रह पाते, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए वो गांधी परिवार को जो है अपना मानते रहते हैं, क्योंकि नेहरू परिवार, नेहरू जी तो नेहरू के साथ, तो नेहरू की तो इंदिरा गांधी हुई थी, इंदिरा नेहरू के बाद इंदिरा गांधी बन गई वो। ये फिरोज गांधी जो पारसी युवक थे, मुस्लिम थे या ईसाई पारसी थे, ये जो भी थे, इनके आगे वंशज आए। कहा तो कुछ कुछ जाता है, लेकिन इनने जो है गांधी अपने सरनेम जोड़ दिया, सरनेम जोड़ दिया तो ये भी गांधी हो गई। बाकी वैसे गांधी तो है नहीं ये गांधी तो बोलने की बात है, गांधी तो नहीं है वास्तविक रूप में। जब गांधी जोड़ दिया, चलो मान लिया गांधी है, लेकिन उनको अगर बड़ा नेता बनना है तो कांग्रेस को मेरा मानना है कि कांग्रेस को एक ऊपर छत्र चाहिए। इसीलिए वो राहुल गांधी को आगे लाते हैं, और बड़े बड़े जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं उनको उनकी स्टेटमेंट को फिर किस ढंग से प्रोटेक्ट करना पड़ता है वो वही जानते होंगे। फिर इस तरह से उनके बहुत बड़े जो आते हैं मीडिया पर, वो कैसे कैसे उनका करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है अपना बचाव करना। तो ये स्टेटमेंट बैकफायर करेगी। उन्हें कानून नहीं बनाया, जात पात के कानून बना देते तो ये नासूर का काम आज भी कर रहा है, समाज को बांटने का काम कर रहा है। जब मुस्लिम को तोड़कर, मुस्लिम को एक तरफ करके कुछ नहीं बना, तो आप देखिए आज जातिवादी मानसिकता से ये काम किया जा रहा है देश को तोड़ने का। चलो हम मान लेते हैं कैसे न कैसे एक वर्ग, कोई ओबीसी है या कोई और जाति है, वो बढ़ जाएगी, तो एक जाति बढ़ेगी, दूसरी जाति कमज़ोर होगी, ये तो स्वाभाविक है। हम तो ये चाहते हैं कि सब जाति कमज़ोर। मैं ब्राह्मणों की अगर बात करता हूँ, ब्राह्मण तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। इस अपने क्षेत्र में मैं देखता हूँ ब्राह्मणों की स्थिति बहुत वीक है, बहुत माइनॉरिटी में है, बहुत वीक स्थिति में है, बहुत गरीबी में जीते हैं, अच्छी स्थिति नहीं है। और उनसे ज़्यादा तो जो उनको सो कॉल्ड दलित कहते हैं, मैं तो किसी को नहीं कहता क्योंकि जात पात को मैं मानता नहीं हूँ, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, और ब्राह्मणों की स्थिति बड़ी निम्न है। अन्य वर्ग की स्थिति, मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग आगे बराबर बढ़ के आगे बढ़े, कोई जात पात का नाम हो, कोई अपना नाम के आगे कोई ना लगाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। ऐसी राजनीति होनी चाहिए जो उन्होंने नहीं की, इसलिए जो है ना ये खाई बना दी है, और ये विश्व षड्यंत्र है। आर्थिक देश को कमज़ोर करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। देश कमज़ोर नहीं होगा। भारत माता में इतनी ताकत है, हमारे देवी देवताओं में इतनी ताकत है कि वो जो है इस सृष्टि को बचा लेंगे, ये मैं ऐसा मानता हूँ। और जो बुराई को फैलाने वाले हैं वो कहीं ठिकाने में नहीं नज़र आएंगे। बिहार के चुनाव पर मैं एक सर्वेक्षण करना चाहता था कि आज की स्थिति क्या है। 2 दल बने हुए हैं, महागठबंधन है और ये एनडीए है, तीसरा जन स्वराज पार्टी है, या ओवैसी की जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है उनकी साहब की AIMIM है। तो ये चल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं ये एक आकलन किया था। अब आरजेडी के साथ आपके ये क्या कहते हैं अपने कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा लेफ्ट है जिसमें आपके CPI है, CPIM है, CPIML है, और साथ में है एक और पार्टी जो है जिसको कि विकासशील पार्टी माना जाता है कि भाई ये मुकेश सहनी की पार्टी है, जो कि पहले NDA में थे, अब वो इधर को आ गए हैं। तो दूसरी तरफ आपके NDA है, NDA में आपके
बीजेपी है, बीजेपी जेडीयू है, जेडीयू के अलावा आपके लोक जनशक्ति पार्टी है, और इसके अलावा आपके जीतनराम मांझी साहब है, उपेंद्र कुशवाहा है, इनको मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो लेकिन मैंने इसका चुनावी आकलन किया, विश्लेषण किया है, मैंने सब जगह से इसकी कोशिश की है। ये मेरा अपना मंच बोलने का मतलब है, मैं आज यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ। मैंने अपना गणित गुणा भाग लगाया तो मुझे पूरा विश्वास लग रहा है कि एनडीए दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। इसका कारण ये है कि जितने भी दल है, ये एआईएम है, जन स्वराज पार्टी है, या कुछ तेजस्वी जो यादव है, तेजस्वी का भाई दूसरे जो है, वो दोनों जो है तेज प्रताप यादव, वो अवश्य ही वोट काटू साबित होंगे इनके लिए। जनसुराज भी वोट काटू होगा, भले ही जनसुराज एनडीए के वोट काटने में सेंध लगाने की कोशिश कर, लेकिन एनडीए वाले ये भी जान पा रहे हैं कि भाई जनसुराज की तरफ जो जा रहा है कि इसका वोट खराब करने के बजाय दोबारा से एनडीए को दिया जाए, इसलिए जनसुराज के वोट तो घटेंगे। जिनने 10-12% का अंदाज़ा लगाया है, मेरा मानना है कि 5-6% वोट ही जनसुराज पार्टी लेगी। इतने ही वोट एआईएम, इतने इससे भी कम वोट एआईएमआईएम लेंगे, और तेज प्रताप भी ऐसे लेंगे, और ये मैक्सिमम वोट जो कटेंगे वो महागठबंधन के कटेंगे। इसलिए मैंने एक आकलन लगाया, लगभग एनडीए जो है 140 से 180 सीटें ले सकता है चुनाव में, 140 से 185 सीटें, जबकि महागठबंधन जो है उसको मैंने ज़्यादा करके नहीं रखा है, मैंने रखा है उसको 75 से लेकर 103 या 104 सीटें, 75 से 104 सीटें महागठबंधन को मिलेगी। और इसके अलावा एआईएमआईएम को 2 से 5 मिल सकती है, और जनसुराज पार्टी को भी 2 से 5 सीटें ही मिल सकती है, ये मेरा आकलन है। और अन्य निर्दलीय जो है, निर्दलीय भी कुछ जीतेंगे ही, क्योंकि जो बीच के जिनको टिकट नहीं मिला वो भी जीतेंगे। लेकिन इसमें अगर बीजेपी के गणित की हम बात करते हैं तो बीजेपी अपने दम पर जो है लगभग 65 से लेकर 85 सीटों तक ले सकती है, ऐसा मेरा मानता है। 65 की क्या 70 से 85 तक ले सकती है। और जेडीयू भी कोई कम नहीं रहने वाली है, लगभग 55 से 70 के बीच में जेडीयू का स्कोर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आरजेडी का स्कोर जो है लगभग 60 से लेकर 75 के बीच रह सकता है। और कांग्रेस 15-20 सीटें इतनी कांग्रेस ले सकती है। और इसके अलावा आपके 2-4-6-8 सीटें सीपीआईएम सीपीआईएमएल, और 2-4 सीटें ये अन्य दल लेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी को मेरा मानना है कि वो 15 से जो है 20 के बीच लेने में कामयाब रहेंगे। जीतनराम मांझी भी 4-5 सीटें लेने में कामयाब हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी 2-4-5 सीटें लेने में कामयाब होंगे, और मुकेश सैनी को भी 5-6 सीटें या 7 सीटें 5-6 सीटें मिल सकती है। तो कुल मिलाकर यही आकलन है कि बिहार में दोबारा एनडीए की सरकार बनने का मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ये गलत भी हो सकता है, मेरे जो है मानने वाले, मेरी जो बात करने वाले वो गलत भी मान सकते हैं, लेकिन जो मैंने अपना आकलन किया है, क्योंकि वोट काटू पार्टियां उनके आरजेडी के वोट काटेंगे, जनसुराज को जो वोट मिलने थे अपर कास्ट के वो शायद छिटक करके दोबारा एनडीए की तरफ वापस चल जाएंगे, क्योंकि ऊपरी तबके की पार्टी है। तो ऐसा मेरा मानना है। बाकी देशवासियों को अपने आप पता है, लेकिन मैं अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि भाई आप जो है कम से कम मोदी जी के जो एक चुनाव की बात है, बार बार गाली सुनना, बार बार देश को गाली देना, चुनाव मीडिया पर क्या हमने ये टेलीविज़न चैनल देखने, इस पर लड़ाई झगड़ा चला हुआ है, क्या न्यूज़ें देखनी, न्यूज़ें देखने का मतलब ये है कि अपने आप को मूर्ख बनाना। हमने तो इससे हटा दिया, तो पेपरों और अखबारों और दूसरी चीज़ों से हम देखते रहते हैं क्या क्या हो रहा है, बाकी हम देखते नहीं हैं। मेरा एक चैनल है देश प्रेम विद प्रदीप, यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे जो है समर्थन देने का प्रयास कीजिए। जो मेरे को मानते हैं, मेरा ना कांग्रेस से विरोध है, ना दूसरे से बहुत है। हाँ, मोदी को मैं मानता हूँ, मोदी को भगत हूँ, ये दूसरी बात है, लेकिन इसमें बीजेपी या कांग्रेस कहीं आड़े नहीं आती। मैं अपने विचारों का स्वयं धनी हूँ, अपने आप काम करता हूँ, और साथ ही साथ मेरा जो है आरएसएस को भी मेरा समर्थन है। मुस्लिमों का मैं विरोधी नहीं हूँ, मुस्लिम भी मेरे मित्र हैं, उनके साथ भी हम चलते हैं, उनके साथ उतना ही सत्कार हम मुस्लिम का करते हैं। और जब तक हमारा जीवन रहेगा,
जब तक हम चलते रहेंगे और आकलन करते रहेंगे। पिछले 40 साल से मैं लगातार आकलन करता रहता हूँ, इसी में मेरा इंटरेस्ट है। हो सकता है गलत भी होते हैं आंकड़े, कभी भी होते, लेकिन मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट एनडीए शायद बिहार में बना दे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा मैंने इस पर कह दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी। मेरी बात का समर्थन ना भी करते हो तो नाप शराब ना बके, फिर भी अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।